You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है वेक्टर एनालिसिस। लेकिन ये वेक्टर एनालिसिस इंपॉर्टेंट इसलिए है आपको कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी कुछ टॉपिक्स कवर करेगा और ईएमटी के भी कुछ टॉपिक कवर करेगा। इसमें हमने 2-3 टॉपिक मर्ज करके रखे हुए हैं। जैसे आप देखिए, ये वाला टॉपिक जो यहां से यहां तक है, ये तो वेक्टर्स का हो गया। आगे आप देखोगे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आपका आ जाएगा। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग ने पढ़े होंगे, रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वो भी हम पूरा पढ़ लेंगे। इसमें जितनी थ्योरम्स हैं ईएमटी की, डाइवर्जेंस, स्टोक्स, ग्रीन्स थ्योरम, वो सब पढ़ लेंगे। लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, यानी कि जो मैथमेटिक्स में हम डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे कैलकुलस में, वो हम मतलब कैलकुलस और वेक्टर एनालिसिस जो मैथमेटिक्स का एक 2 यूनिट, थोड़ा सा टॉपिक कैलकुलस का और पूरा का पूरा वेक्टर एनालिसिस, वो पूरा का पूरा इसमें कवर हो जाएगा हमारा। और यही टॉपिक सेम टू सेम टॉपिक हमारा ईएमटी में है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बात आती है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी की। तो आप अंतर समझिएगा इसमें, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस होता क्या है। वैसे तो सिंपल से वर्ड्स में बोलते हैं कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी केवल साइज यानी कि मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट की जा सकती है। सिर्फ उसकी साइज या मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट की जा सकती है। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो साइज यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन से भी रिप्रेजेंट की जाती है। मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, अगर दोनों चीजें हो किसी क्वांटिटी में तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। और अगर सिर्फ साइज या उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो वो हमारी स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। स्केलर क्वांटिटी में बहुत सारी क्वांटिटीज आ जाती हैं, जैसे कि हम बात करें टाइम, वर्क। इसमें कहीं भी हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। स्पीड, डिस्टेंस, समझिएगा यहां डिस्टेंस, अगर मान लीजिए कि बोल दिया कि 2 प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, तो इट डजंट मीन कि जो दोनों प्लेस का बीच में जो डिस्टेंस वो बात कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि यही पाथ हो सकता है वो पाथ घूमते हुए जाए, तो वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। मतलब डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड की भी अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए हम बाइक चला रहे हैं और बाइक में हमने बोला है कि हम 50 की स्पीड में चल रहे हैं, 60 की स्पीड में चल रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? मतलब यहां पे भी डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो हर वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि साइज की बात की जाए, डायरेक्शन की बात ना की जाए, वो हर एक में जो क्वांटिटी है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आती है। एक एक्सेप्शनल केस हम आपको बताएंगे बाद में, करंट स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं होती है, डायरेक्शन होते हुए भी। अभी हम प्रूव करेंगे क्यों। लेकिन अब हम बात करें थोड़ा सा वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, तो वेक्टर क्वांटिटी में अगर हम बात करें तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, समझिएगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर होता है। डिस्टेंस का मतलब होता है कि 2 पॉइंट के बीच की किसी भी पाथ से होकर जाने वाली डिस्टेंस। लेकिन जब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का तो बोला जाता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो मिनिमम डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, डायरेक्शनल हो जाएगी, सिंगल डायरेक्शन हो जाएगी, डायरेक्शनल हो जाएगी। अब वो डिपेंड करता है कि इधर से इधर या इधर से इधर, लेकिन डायरेक्शन फिक्स हो गई उसकी, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी में आता है। साथ ही साथ वेलोसिटी जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो करता है, स्पीड डायरेक्शन को शो नहीं करता है, लेकिन वेलोसिटी यहां पे डायरेक्शन को शो करती है। फोर्स की बात करें, फोर्स की मैग्नीट्यूड के साथ साथ किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अब देखिएगा, ये तो होगा वेक्टर क्वांटिटी और ये सारे के सारे हो गए हमारे स्केलर क्वांटिटी। ऐसे अनगिनत एग्जांपल्स आप अपनी लाइफ में देख सकते हो जहां पे आप देखो कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें अगर उसमें हैं तो समझ लीजिए कि वो जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अगर सिर्फ एक चीज है मैग्नीट्यूड तो वो जो हमारी क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब एक एक्सेप्शनल केस आता है करंट का।
हम लोग समझते हैं करंट मैग्नीट्यूड तो देता ही है, साथ साथ हमें ये लगता है कि करंट एक वायर में फ्लो हो रही है, दैट मींस डायरेक्शन भी दे रही है। तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। लेकिन दो चीजों में ध्यान रखिएगा, आगे चल के हम ये लॉ बताएंगे, ट्रायंगुलर, पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन लॉ। ये तीन लॉ हम देखेंगे तो करंट के लिए वैलिड नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि अभी तो हमने पढ़े ही नहीं ये तीन लॉ, तो ये लॉ भूल जाइए। बिना इस लॉ के भी हम तर्क दे सकते हैं कि क्यों करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें वायर की, तो वायर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। सेम करंट आई अगर फ्लो हो रही है तो देखिए ये इधर की तरफ जा रही, इधर की तरफ जा रही, इधर की तरफ जा रही, और यहां पे सेम करंट आई जो है वो इधर की तरफ जा रही है। तो डायरेक्शन का यहां कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर आप वायर मोड़ देते हो, वायर को थोड़ा इंक्लाइन कर देते हो या टिल्ट कर देते हो, मोड़ देते हो या उसको, तो क्या करंट पे कोई फर्क पड़ने वाला है? करंट की डायरेक्शन चेंज होने से उस करंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। दैट मींस कि हम बोल सकते हैं कि करंट जो है वो जो हम डायरेक्शन समझ रहे हैं यहां पे वो डायरेक्शन नहीं है। कुछ लोग कंफ्यूज भले ही होते हैं। ऐसे तो अगर हम डिस्टेंस की भी बात करें तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, आप जिस भी रास्ते से जाओगे तो वहां से कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी, लेकिन फिर भी वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो डायरेक्शन की हम बात करते हैं कि करंट एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो करती है, ये वो डायरेक्शन नहीं है जिस डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। डायरेक्शन मींस यहां पे क्या होता है, एक यूनिक डायरेक्शन, एक सिंगल डायरेक्शन हमारी होनी चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर एक बॉक्स रखा हुआ है, एक बॉक्स मतलब इस टाइप का एक ब्लॉक रखा हुआ है, बॉक्स नहीं बोलना चाहिए, एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक पे अगर हम फोर्स इधर से लगाएं, इधर से लगाएं, इधर से लगाएं और इधर से लगाएं, अलग अलग जगह से अलग अलग टाइम। जब इधर से लगाएंगे तो नॉर्मल सी बात है ये बॉक्स इस साइड को मूव करेगा। जब यहां से लगाएंगे तो रोल करेगा। जब यहां से लगाएंगे तो मूव ही नहीं करेगा क्योंकि नीचे तो ग्राउंड है। इधर से लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। दैट मींस फोर्स अगर अलग अलग डायरेक्शंस पे लगा रहे हैं हम, तो इफेक्ट जो है वो अलग अलग, रिजल्ट जो है वो हमें अलग अलग दिख रहा है। लेकिन अगर हम एक रेजिस्टेंस वायर में वोल्टेज सोर्स V अप्लाई करें और करंट ऐसी फ्लो हो रही है, R रेजिस्टेंस है, तो इसकी करंट नॉर्मल सी बात है I इज इक्वल टू V अपॉन R आएगी। अगर हम इसी रेजिस्टेंस वायर को ऐसा कर दें तो क्या इसमें कोई चेंज आएगा? अगर इसकी करंट I ही है तो क्या V इज इक्वल टू आई आर में कोई चेंज आएगा? या V इसके अक्रॉस कांस्टेंट है तो क्या I की वैल्यू में चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आ रहा है। मतलब यहां डायरेक्शन का रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट किस में आती है? स्केलर क्वांटिटी में आती है। लेकिन कुछ बुक्स वाले ऐसा बोल देते हैं कि उसमें डायरेक्शन तो होती है लेकिन वो ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ, इन लॉ को फॉलो नहीं करती है, इसलिए करंट वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं है और स्केलर भी नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहां पे एक जो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं वो वैसी डायरेक्शन है जैसे कि हम बोलते हैं कि डिस्टेंस में एक कोई तो डायरेक्शन होगी, किसी डायरेक्शन में तो हम ट्रेवल करेंगे, लेकिन क्या वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी? नहीं बनेगी। वो एक यूनिक डायरेक्शन नहीं है, ये चीज ध्यान देना है। मतलब अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन चेंज होने पे रिजल्ट में कोई ना कोई फर्क पड़ना चाहिए। कब? जब सेम मैग्नीट्यूड की बात करें। जैसे डिस्टेंस की बात करें, दो पॉइंट के बीच में अगर हम इधर से 10 किलोमीटर चले जाएं या इधर से 10 किलोमीटर चले जाएं, इंसान को टाइम उतना ही लगना है, मेहनत उतनी ही लगनी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसकी फोर्स के एग्जांपल हमने लिए, अलग अलग डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई किया, तो हम क्या देख रहे हैं? रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं। एक बार इस साइड मूव कर रहा है, एक बार रोल कर रहा है, एक बार मूव ही नहीं कर रहा है। तो यहां पे डायरेक्शन का एक ये मतलब समझिएगा। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जिनमें की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन का मीनिंग यहां आपको क्लियर होना चाहिए। और बाकी स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जो केवल और केवल किससे रिप्रेजेंट की जाती है? मैग्नीट्यूड से। मतलब जैसे टाइम की बात करें तो आपसे कभी नहीं बोला जाएगा कि किस दिशा में टाइम फ्लो हो रहा है या टाइम किस डायरेक्शन में। वर्क की बात करें तो किस डायरेक्शन में नहीं बोला जाएगा। स्पीड, डिस्टेंस, किस डायरेक्शन में डिस्टेंस नहीं बोला जाएगा। डिस्टेंस मतलब सिंपल दूरी,
वो डायरेक्शनल नहीं है, लेकिन यहां पे अगर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो वो डायरेक्शनल होता है। मतलब दो पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस जो है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई। दैट मींस कि अगर हम बोले इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट, तो क्लियर है आपके पास यही एक पाथ है, यही एक सिंगल डायरेक्शन है। लेकिन डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस में डिफरेंट डिफरेंट पाथ पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहां से ये निष्कर्ष हमने निकाला कि करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, ये भी हमने समझ लिया। अब आप ये देखिए कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कोई क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लीजिए ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर एरो अगर लगा दिया, दैट मींस कि ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है उसके ऊपर एरो लगा दो। अगर उसकी हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसी का क्या ले लो, वेक्टर क्वांटिटी का अगर हमें मैग्नीट्यूड लेना है तो इसी पे क्या लगा देते हैं, मॉड लगा देते हैं। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड हो जाएगी। अब ध्यान रखना, मान लेते हैं कि कोई एक वेक्टर ए है। वेक्टर ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेक्टर जो है वो ए है और इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो गई है, मॉड ए हो चुकी है। अब मान लेते हैं कि वेक्टर ए जो है वो इस डायरेक्शन का वेक्टर है, इस डायरेक्शन में गया है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, मॉड ए है। तो जब हम निकालेंगे वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो किसी वेक्टर में अगर उसी की मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास यूनिट वेक्टर मिल जाता है। आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई ऑफ ए मींस कि इसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है, ए की ही तरफ। जो डायरेक्शन ए की है वही डायरेक्शन इस वेक्टर की है, लेकिन अब इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि जब हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मोड डिवाइडेड बाय ए का मोड, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी वेक्टर्स या यूनिट वेक्टर्स क्या कहलाते हैं कि किसी भी वेक्टर में उसकी मैग्नीट्यूड का, उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का अगर डिवाइड कर दें तो जो नया वेक्टर हमें मिलता है वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। उसकी मैग्नीट्यूड यूनिटी हो जाती है और उसकी डायरेक्शन जो है वो वही डायरेक्शन रहती है जो डायरेक्शन हमारे उस वेक्टर की थी जिस वेक्टर से ये यूनिट वेक्टर हमने प्राप्त किया है। तो अब अगर कभी आपसे बोला जाए कि आई एक्स, दैट मीन्स ये एक्स डायरेक्शन शो कर रहा है और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 1 है, तो x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। अगर ये कैप लगा के शो करते हैं, यूनिट वेक्टर को कैप लगा के शो करते हैं। अगर आई वाई लिखा तो y डायरेक्शन का यूनिट या आइडेंटिटी वेक्टर, आई जेड लिखा है तो z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर या आइडेंटिटी वेक्टर। अगर आपसे आई ए बोल दिया, देखिए एक्स वाई जेड तो हम सभी समझते हैं, एक्सेस हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। आई ए बोल दिया, दैट मींस ये यूनिट वेक्टर है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में कोई ए वेक्टर रहा होगा। जो डायरेक्शन किसकी है, इस ए वेक्टर की है, वही डायरेक्शन में ये एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं या आइडेंटिटी वेक्टर क्या होते हैं, ये हमें क्लियरली समझ में आ गए यहां पे। अब बात आती है वेक्टर्स के रिजल्टेंट की। जैसे हम बोले स्केलर मैग्नीट्यूड हम बोलते हैं 3 + 2, तो आप तुरंत क्या बोल देते हो, 5 आएगा। अगर हम बोले 5 - 1 तो आप बोल देते हो 4 आएगा। मतलब स्केलर क्वांटिटी में आपको समेशन और सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से आता है। लेकिन अगर यही बात हम वेक्टर क्वांटिटी में बोले, समझिएगा, अगर हम आपसे बोले कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर c है, तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे आप, इनका समेशन का मतलब क्या है। अगर लिखा हुआ है वेक्टर a माइनस वेक्टर b दैट इज इक्वल टू वेक्टर c, तो इसको फिर किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, इसका क्या मतलब है, ये हम कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए 3 लॉ बनाए गए हैं, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ। इनका मतलब समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका मतलब ये है कि जैसे सबसे पहले हम ट्रायंगुलर लॉ की बात करें तो ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के कोई भी 2 साइड्स, किसी ट्रायंगल के कोई भी 2 साइड्स, किसी ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड्स अगर 2 अलग अलग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हो और उन वेक्टर्स की, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज हो दोनों की, या एंटी क्लॉकवाइज हो। जैसे मान लेते हैं ये वेक्टर ए है,
ये वेक्टर बी है। तो देखिए ये ट्रायंगल अगर हम देखें तो इस ट्रायंगल में दोनों की डायरेक्शन अभी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। या तो दोनों की एंटी क्लॉकवाइज हो या दोनों की क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो। तो किसी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स अगर दो अलग अलग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हो और उन दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो या तो दोनों की क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, तो जो तीसरी साइड है वो तीसरी साइड इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन उस केस में उस रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। अगर इनकी है एंटी क्लॉकवाइज तो रिजल्टेंट की हो जाएगी क्लॉकवाइज, और अगर इनकी क्लॉकवाइज है तो उसकी हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा बन जाएगा सी। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से देखें तो अगर एक ही, ये कब बात कर रहे हैं, यहां जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल ही हो, कोई भी ट्रायंगल हो, कैसा भी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो वेक्टर्स जो है वो उसकी दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है, तो तीसरी जो साइड है वो इन दोनों के रिजल्टेंट को, रिजल्टेंट मींस दोनों का समेशन, दोनों की रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है, जबकि रिजल्टेंट की साइड जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा हम सिंपल शब्दों में बना दें। अगर हम ऐसा बोल दें, इसी को माइनस करके इधर ले आए, तो क्या आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि किसी ट्रायंगल की अगर सारी साइड्स हर एक साइड एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हो, अभी हमने रिजल्टेंट बोला, अब हम क्या बोल रहे हैं, हर एक साइड एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो उन वेक्टर्स का समेशन जो है वो जीरो होता है। जबकि हम क्या करें उस समेशन में कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव ले, मतलब अगर हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लें, या एंटी क्लॉकवाइज को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लें। तो जैसे इसमें अगर हम देखें, इसमें हमने ए और बी को पॉजिटिव लिया है, मींस ऐसे मूव करना है, तो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और सी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि सी की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ए प्लस बी माइनस सी। तो अगर कहीं वेक्टर जो है वो बने हुए हो वेक्टर्स ट्रायंगुलर फॉर्म में, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि इनमें आपस में रिलेशनशिप क्या आएगी, इनकी इक्वेशन क्या आएगी। जैसे आपके पास ये दूसरी इक्वेशन बनी हुई है, इस इक्वेशन का आप ट्रायंगल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो इस इक्वेशन को, तो आप क्या बोलोगे, इसी को लिख दोगे a माइनस बी माइनस सी दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन हर एक की या तो डायरेक्शन पता हो कि ए और बी किस साइड है, तो तीसरे सी की हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ए और बी हमारे इनपुट हो जाएंगे और सी हो जाएगा रिजल्टेंट। और दूसरा केस ये है कि आपको तो ट्रायंगल उन्होंने बना के दे दिया और वहां ए बी सी लिख दिया, और आपसे बोला है कि यहाँ पे डायरेक्शन, किसी एक की डायरेक्शन वो पूछ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई भी एक ट्रायंगल बना दिया और बता दिया कि ये डायरेक्शन वेक्टर ए को रिप्रेजेंट, ये जो साइड है वो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करती है, ये साइड वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करती है, ये साइड वेक्टर सी को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपसे बोल दिया कि ए की डायरेक्शन ये है, सी की डायरेक्शन ये है, तो बी की डायरेक्शन बताइए। तो बहुत सिंपल है, आपको बहुत आसानी से देखना है। देखिए ए जब पॉजिटिव है तो सी कैसा है, नेगेटिव। मींस अगर ए की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी तो सी की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ए की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो सी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो दिख रहा है हमें, देखिए ए की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है और सी की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। बी और सी के साइन सेम है, मतलब जिस डायरेक्शन में सी होगा उसी डायरेक्शन में बी होगा, लेकिन जिस डायरेक्शन में ए होगा बी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो देखिए ए है एंटी क्लॉकवाइज, तो बी क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो बी की डायरेक्शन आप तुरंत बता दोगे, ये होगी। मतलब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड अगर अलग अलग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हो और आपको कोई भी दो साइड दे दें, तो तीसरी साइड में आप डायरेक्शन बहुत आसानी से बता सकते हो। आपको तो ये ट्रायंगुलर लॉ तो ये कहता है कि दो साइड अगर अलग अलग दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें और सेम डायरेक्शन में हो, तो तीसरी साइड जो है वो उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है दोनों वेक्टर्स के, जबकि तीसरी साइड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। लेकिन ये स्टेटमेंट रटने की जरूरत नहीं, आप तो ऐसे याद कर लीजिए कि ए बी सी में किसी में भी प्लस माइनस हो सकता है। बस
अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो उन वेक्टर्स में प्लस लग जाएगा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो उन वेक्टर्स में प्लस साइन लग जाएगा जिनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे मान लीजिए आपके पास हम 3 वेक्टर्स इस टाइप से दे दें, ये हमने 3 वेक्टर्स आपको दे दिए ए, बी और हमने यहां पे दे दिया सी। आपसे बोला इन तीनों में रिलेशन बताइए, आप क्या रिलेशन है इनमें। तो आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी एक डायरेक्शन में घूम जाइए। मान लीजिए आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, तो यहां से चले तो ए तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस ए, फिर चले तो बी सेम डायरेक्शन में है तो प्लस बी, और फिर चले तो सी अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस सी, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका ए प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी। तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है यहां पे कि आप देखिए, अगर ट्रायंगुलर लॉ देखो तो ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है कि अगर दो साइड जिनकी डायरेक्शन सेम है वो दो अलग अलग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें, तो देखिए इन दोनों की डायरेक्शन सेम है ए और सी की, तो तीसरी साइड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों के रिजल्टेंट को शो करेगी। तो देखिए आ गया है, दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया, बी आ गया। तो इस केस में ए और सी का रिजल्टेंट क्या होगा, बी होगा। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर लॉ, या इसी को ट्रायंगल लॉ भी बोलते हैं, वेक्टर के लिए ट्रायंगल लॉ। अब बात आती है दूसरे लॉ की, पैरेललोग्राम लॉ। ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर लॉ। दूसरा लॉ है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या बोलता है, पैरेललोग्राम लॉ का मतलब होता है, पैरेललोग्राम को आप हिंदी में समझते होंगे समानांतर चतुर्भुज। कैसे, पहले समझिएगा। मान लीजिए पैरेललोग्राम कुछ अलग नहीं है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो वो ट्रायंगुलर लॉ ही है। मान लेते हैं कि पैरेललोग्राम की दो साइड्स, दो कौन सी, जो आपस में टच कर रही हैं, वो दो साइड, कोई भी दो साइड जो आपस में टच कर रही हैं, वो दोनों साइड अगर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करें, समझना, ये दोनों साइड आपस में टच कर रही हैं यहां पे, अगर इन दोनों वेक्टर्स को ये दोनों साइड रिप्रेजेंट कर रही हैं और हम चाहते हैं एक पैरेललोग्राम बनाना, तो हमें इसके पैरेलल में एक साइड यहां बनाना पड़ेगा और इसके पैरेलल में एक साइड यहां बनाना पड़ेगा। तो आप देखिए पैरेललोग्राम कुछ नई चीज नहीं है, जो ये बी है इसकी जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ इसकी है, जो इसकी डायरेक्शन है राइटवर्ड वही इसकी, यानी कि ये भी क्या होगा हमारा, बी ही होगा। अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, इसी की डायरेक्शन में ये जा रहा है, सेम मैग्नीट्यूड है, दैट मींस ये भी क्या होगा, ए होगा। अगर हम बीच में एक डायगोनल बनाए इस पैरेललोग्राम का, तो आप देखोगे, क्या देखोगे कि देखिए इधर से गया बी, इधर से गया ए, और ये अपोजिट डायरेक्शन में आया, अपोजिट डायरेक्शन में। इसको अगर हम सी मान लें, ये जो क्वेश्चन में था नहीं, इसको अगर हम सी मान लें, तो आप देखिए ये ए वेक्टर बी वेक्टर जो है ट्रायंगुलर, एक ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ये ट्रायंगुलर लॉ कि दो वेक्टर्स अगर उस ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट करें और उनकी डायरेक्शन सेम हो, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो। दैट मींस ये जो है डायगोनल, किसका डायगोनल, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, ये इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मींस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहां पे देखिए स्टेटमेंट तो बोलने को ये हो जाता है कि अगर पैरेललोग्राम की दो ऐसी साइड जो आपस में टच कर रही हैं, वो दोनों साइड दो अलग अलग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो इन दोनों साइड के वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि उस डायगोनल की डायरेक्शन जो है वो वही होती है जैसी डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर्स की होगी। अगर इन दोनों की इस पॉइंट से दूर की तरफ है तो रिजल्टेंट भी दूर की तरफ, अगर इन दोनों की इस नोड की तरफ होगी तो रिजल्टेंट की भी क्या हो जाएगी, नोड की तरफ। कैसे, अभी तो हमने दूर की तरफ देखा, अगर इसी में ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में होते, इधर को होते, अब आप देखिए बी इधर को है, दैट मींस ये वाला बी भी कहां को होगा, इधर को। ए नीचे को है, दैट मींस ये वाला ए भी क्या होगा, नीचे को होगा। तो अब आप देखिए जरा, इधर को ए, इधर को बी, तो अब सी जो है वो क्या होना चाहिए, अपोजिट में। देखिए ए और बी,
ये ए, ये बी, ये किस में हो गए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सी किस में होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज में। तो अब देखिए सी कहां की तरफ आ गया? इस नोड की तरफ। मतलब अगर दोनों वेक्टर्स जो दो अलग अलग साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अगर उस नोड से, जिस नोड पे टच कर रहे हैं उससे दूर की तरफ डायरेक्शन शो करते हैं तो रिजल्टेंट भी दूर की तरफ जाएगा, दूर की तरफ डायरेक्शन शो करेगा। और अगर वो दोनों टुवर्ड्स पॉइंट है, टुवर्ड्स नोड है, तो रिजल्टेंट भी क्या होगा? हमारा टुवर्ड्स नोड होगा। तो जो हमें पैरेललोग्राम लॉ लगता है कि कुछ अलग ही, कुछ नया है, कुछ जादू है, वो कोई जादू नहीं है, वो ट्रायंगल लॉ ही है। क्योंकि जब हम पैरेललोग्राम की एक साइड को उसकी अपोजिट साइड में कन्वर्ट करते हैं तो जो डायगोनल है वो ऐसे ही रिप्रेजेंट करता है जैसे कि एक ट्रायंगल की तीसरी साइड हो। तो पैरेललोग्राम कुछ अलग नहीं है, एक ट्रायंगल लॉ ही है, जिसमें कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर पैरेललोग्राम की दो कंसेक्यूटिव साइड्स जो हैं वो अगर दो अलग अलग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें और दोनों की डायरेक्शन या तो उस नोड की तरफ हो या नोड से दूर की तरफ हो, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो कौन सा डायगोनल? वो डायगोनल जो उसी नोड पे मिल रहा हो, जिस नोड पे ये दोनों साइड मिल रहे हो। एक और डायगोनल होगा वो नहीं, जो उसी नोड पे मिल रहा हो, वो डायगोनल इन दोनों के रिजल्टेंट को शो करता है, जबकि उसकी डायरेक्शन भी वैसी ही होगी जैसी डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर्स की होगी। तो ये हो गया पैरेललोग्राम। पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है? पॉलीगॉन लॉ मतलब मल्टीपल साइड्स, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, कितनी भी साइड हो सकती है। n नंबर ऑफ साइड्स अगर हैं, n नंबर ऑफ साइड्स में अगर n वेक्टर्स हैं, मान लीजिए ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, अभी हम यहाँ पे ये a4 हो गया, ये a5 हो गया, अभी हम हेक्सागोनल मान लेते हैं, पॉलीगॉन बोल रहे हैं, हेक्सागोनल अभी मान के चलते हैं। मान लीजिए इसकी 6 साइड्स हैं, तो अगर n साइड वाला पॉलीगॉन है और उनमें से n-1 साइड्स जो हैं वो n-1 अलग अलग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हों, जैसे कि ये हेक्सागोनल है और इसमें 5 साइड ऐसी हैं जो पांचों अलग अलग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं और पांचों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, मतलब आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो उस केस में जो रिमेनिंग 1 साइड होगी, जो रिमेनिंग एक साइड होगी, वो साइड जब इस पॉलीगॉन को कंप्लीट करेगी तो वो साइड इन सभी के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी, जबकि इसकी डायरेक्शन जो है क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन। देखिए इनकी अगर क्लॉकवाइज है तो इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। दैट मींस ये रिजल्टेंट हो गया किसका? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5। अब इसको भी रटना नहीं है यार, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप तो अगेन वही चीज दिमाग में रखो जो ट्रायंगल लॉ में बोली थी। ट्रायंगल लॉ में क्या बोली थी? हमने बोला था उसमें 3 साइड थी, इसमें 6 साइड है। कितनी भी साइड हो, आप एक स्टैंडर्ड मान लीजिए कि कितनी भी साइड वाला एक लूप, ट्रायंगल भी एक लूप हो जाएगा, ये भी एक लूप हो जाएगा, हेक्सागोनल हो, पेंटागोनल हो, कुछ भी हो, एक लूप है। कितनी भी साइड वाले एक लूप में हम चाहे तो सीधा केवीएल केसीएल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो केवीएल टाइप का, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जैसे लगाते हैं वैसे ही अगर हम इक्वेशन बनाए और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें, मान लीजिए क्लॉकवाइज को, और दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज। आप अपोजिट भी ले सकते हो कि जिसको हमने बोला क्लॉकवाइज आप उसको मान लीजिए हमने बोला क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, आप क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लीजिए, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव लेना पड़ेगा। और उसमें पूरे में केवीएल टाइप की इक्वेशन बनाते चलें तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। दैट मींस ये तो लॉ कह रहा है जब बाकी n-1 वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो और एक वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, वो एक वेक्टर जो है वो इन सब का क्या होगा? रिजल्टेंट। तो ये पॉलीगॉन लॉ कहता है। लेकिन लॉ को रटने की बजाय आप ये सोचो कि मान लीजिए जरूरी थोड़ी है कि आपको सारे वेक्टर्स की साइड एक ही मिल जाए। मान लेते हैं कि कुछ ऐसे वेक्टर्स हमें मिल गए, ये मिला वेक्टर ए, ये मिला बी, ये मिला सी, ये मिला डी, ये मिला ई, और ये एक्स वेक्टर की आप बताइए वैल्यू। ये अननोन है, ये सभी के सभी नॉन है। तो आपसे पूछा है एक्स की वैल्यू बताइए ए बी सी डी ई के फॉर्म में। तो आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, तो क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव मानते हैं तो इस पूरे लूप में जो क्लॉकवाइज में मिलेगा उसे प्लस,
जो एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा उसे माइनस। आप अपोजिट भी मान सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस करोगे तो क्लॉकवाइज को माइनस। तो यहां देखिए ये क्लॉकवाइज में है तो एक्स पे प्लस, ये किस में है आपका क्लॉकवाइज में है तो ए पे प्लस, ये क्लॉकवाइज में है तो बी पे प्लस, ये एंटी क्लॉकवाइज में है तो सी पे माइनस, ये एंटी क्लॉकवाइज में है तो डी पे माइनस, ये क्लॉकवाइज में है तो ई पे प्लस, दैट इज इक्वल टू 0। तो x का वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सॉरी माइनस, x इज इक्वल टू हो जाएगा c प्लस d माइनस a माइनस b माइनस e। ये आ चुका है x वेक्टर। यहां पे क्या है, बहुत सारे मल्टीपल वेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है। अगर कभी ऐसा होता कि n-1 जो वेक्टर्स हैं उन n-1 वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, तो जो पॉलीगॉन लॉ में हमने बोला है वही रिजल्ट इस मेथड से भी निकलेगा। जैसे मान लीजिए ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये e है और x जो है वो अपोजिट है। आपसे पूछा है कि x की वैल्यू निकाल के बताइए ABCDE के फॉर्म में। तो पॉलीगॉन लॉ तो कहता है कि अगर n-1 जो साइड्स हैं वो एक डायरेक्शन में हो तो जो एक रिमेनिंग बची हुई साइड है वो इन सभी के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो पॉलीगॉन लॉ के अकॉर्डिंग तो हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए। लेकिन हमने जो ट्रिक बताई है, मान लीजिए आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो आप देखिए यहां से माइनस में होगा x, क्योंकि ये क्या है, हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज में है। यहां पे देखिए a आएगा प्लस में, b आएगा प्लस में क्योंकि क्लॉकवाइज, c भी आएगा प्लस में, d भी आएगा प्लस में, e भी आएगा प्लस में, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c प्लस d और प्लस e। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वही का वही पॉलीगॉन लॉ ही आ गया जो हमने पॉलीगॉन लॉ देखा था, वही का वही पॉलीगॉन लॉ इस ट्रिक से भी आ गया। तो आप ये ट्रिक याद रखिए तो कभी गलती नहीं होगी। तो अभी हम 4th पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, आगे के पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है हमारे वीडियोस नॉलेजेबल हैं तो इनको बाकी लोग शेयर कीजिए, इससे बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सकें। कभी भी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियो के लॉजिक रहते हैं। ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट का यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। थैंक यू सो मच।